प्रधानमंत्री मोदी का बांसवाड़ा की जनसभा में दिए गए बयान के मायने क्या हैं? उन्होंने इस तरीके से राहुल गांधी के बयान और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को निशाना बनाकर क्यों हिंदू और मुसलमान दोनों कर दिया? आखिर इसके पीछे की चुनावी असल वजह क्या है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। ये भी जानिए कि अखिलेश यादव इस बार का चुनाव नहीं लड़ रहे, यानी कि पार्लियामेंट नहीं जाएंगे अखिलेश यादव, तो इसके पीछे की क्या है वजह, और आखिर में कौन है सनातन पांडे, और चंद्रशेखर की इस धरती पर कितना चुनौती वो बीजेपी को पेश करेंगे। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने जब से बांसवाड़ा में बयान दिया, और खासकर 2006 के मनमोहन सिंह के उस बयान से जिसमें देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ऐसा बयान था, और उसे उन्होंने राहुल गांधी के बयान और कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जोड़कर यह कहा कि आपकी संपत्ति पर कांग्रेस पार्टी की नजर है और अब वो महिलाओं के गले के मंगलसूत्र तक पहुंचकर उसे हड़पना चाहती है और एक समुदाय विशेष को देना चाहती है। इस बयान ने पूरे देश में खलबली मचा दी। इस बयान के बाद से ही राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। जो लेफ्ट और लिबरल एक ऐसा तबका है, उसने पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर ले लिया है। तो क्या बिल्कुल निशाने पर तीर बैठा है? तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जिस किक की तलाश में थे, यानी कि जिस कह सकते हैं कि पॉलिटिकल किक की तलाश में थे अपने कार्यकर्ताओं के लिए, क्या वो पूरा हो गया है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले चरण के चुनाव में बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं को निकालने में दिक्कत हुई, अपने वोटरों को निकालकर बूथ पर लाने में दिक्कत हुई, और चुनाव में वो एक किक मिसिंग थी जो उनके कार्यकर्ता, जो उनके समर्थक चाहते थे। और पहले चरण में जहां 102 क्षेत्रों में चुनाव हुआ है, यूं तो बीजेपी के जो इंटरनल सर्वे या इंटरनल बातें आ रही हैं, उसमें उनका दावा है कि बीजेपी 50 से ज्यादा सीटें जीत रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि फर्स्ट फेज के चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। और इस नुकसान के पीछे की वजह यह है कि बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट इसलिए सोया रहा क्योंकि उन्हें यह लगने लगा था कि अब तो 400 पार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में 80 में 80 जीत रहे हैं, इसलिए अगर हमने वोट नहीं दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। और शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री के इस बयान ने पूरे देश और दुनिया में सुर्खियां बटोर ली हैं। इस एक बयान से जिस तरीके की तालियां वहां बजी हैं, जिस तरीके से इस बयान पर बीजेपी समर्थकों का रिएक्शन आया है, उससे राजनीतिक थर्मामीटर लगाने वाले लोग ये देखने लगे हैं कि बीजेपी को इस चुनाव में वो मुद्दा अब मिल गया है जिसकी तलाश वो पिछले चुनाव की शुरुआत से ही कर रही थी। कम्युनल एंगल अपनी जगह है, हिंदू मुसलमान इसमें अपनी जगह है, और साथ साथ कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का सबसे तीखा हमला भी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए जिस एक पॉलिटिकल डोज की जरूरत थी, कहा जा रहा है कि वो इस बयान ने कर दिया। और आज तो प्रधानमंत्री ने एक बार फिर, इतना तीखा तो नहीं लेकिन इससे मिलता जुलता ही एक बयान उन्होंने आज अलीगढ़ में भी दे दिया। कांग्रेस को एक बार फिर टारगेट किया और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो आपके अगर 2 घर होंगे तो एक घर कब्जा करेगी और फिर उसे बांट देगी। लेकिन जितना ब्लेटेंटली, जितना उन्होंने खुलकर ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमान, इस तरीके का जो नाम लिया था, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि अपने उन सुप्त पड़े कार्यकर्ताओं को जगाना था जिन्होंने इस चुनाव में सुस्ती दिखाई थी। उन्हें इस चुनाव में किक मिल ही नहीं रहा था कि आखिर बूथ पर क्या कहकर ले जाएं, बूथ पर जाएं तो कैसे अपने लोगों को एनर्जाइज करें। और यही सबसे बड़ी बात है जो माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के इस एक बयान ने वो कर दिया है जो उनके कार्यकर्ता बहुत वक्त से जिसकी तलाश में थे। तो खैर, छोटे छोटे हिस्से जो प्रधानमंत्री ने कल बोला
और आज जो उन्होंने बोला है उसके छोटे हिस्से हम आपको सुना रहे हैं और उसके बाद हम ये बताएंगे कि इसका फायदा कितना हो रहा है या फिर नुकसान कितना हो सकता है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। तो आपने पीएम को सुना, लेकिन आप सिर्फ पीएम को मत सुनिए, पीएम के एक और बयान को देखिए। जिस ठाकुर विरोध की बात पहले चरण में अपने चरमोत्कर्ष पर थी, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की नाराजगी थी, और उस नाराजगी में के मूल में अगर आप जाएंगे तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं एक ऐसी अफवाह, एक ऐसा भाव इस पूरे नैरेटिव में था कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को भी, यानी कि मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, उन्हें भी बीजेपी हटा सकती है। और यह भाव बहुत गहरे इस क्षत्रिय और राजपूत समाज के भीतर था। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है वो अपने आप में अद्भुत है। उन्होंने कहा है कि योगी तो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम की भी खूब तारीफ की है। तो ये माना जा सकता है कि अब कम से कम उस भाव को जो पहले चरण से शुरू हुआ था उसे पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश, यानी कि ठाकुर और राजपूत जो विरोध उभरा था उसे कहीं ना कहीं अब बीजेपी पूरी तरीके से निपटा देना चाहती है, खत्म कर देना चाहती है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं, उनकी आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उनका मिशन आज पूरे देश में नई इज्जत बना रहा है। आपने सिर्फ बुलडोजर की बातें कही, अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते, मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है, मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। उधर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर, कानून व्यवस्था पर अपनी तमाम रैलियों में बोल रहे थे। अपनी तमाम रैलियों में कानून व्यवस्था पर बोलते बोलते उन्होंने अब एक बार फिर अयोध्या और काशी के बाद मथुरा पर भी बयान दिया है। और उन्होंने इशारों में कह दिया कि अयोध्या और काशी तो हो गया, अब ब्रज की भूमि का इंतजार भी खत्म होगा। मतलब साफ है, वो वर्ग, वो धड़ा जिसे लगता है कि बीजेपी का जो कोर एजेंडा रहा है अयोध्या, काशी और मथुरा, उसमें मथुरा बाकी है, तो अब निशाने पर मथुरा होगा। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, अब तो बारी आप ही की है। तो खैर बीजेपी के भीतर एक कह सकते हैं कि एक स्पंदन, एक करंट आएगा, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान के बाद से दिखने लगा है। कार्यकर्ताओं में भी एक जोश आ सकता है। नए नैरेटिव की चर्चा जगह जगह शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को एनर्जाइज करना चाहते थे, जिस तरीके से उन्होंने इस नए नैरेटिव को अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रख दिया है, इसके बाद अब पूरे चुनाव आप इसकी चर्चा सुनते रहेंगे। और शायद यही वो एनर्जी डोज होगा जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जिसकी जरूरत थी। तो क्या बीजेपी इससे 400 पार कर पाएगी, 80 में 80 कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब अगली खबर। आज दूसरी सबसे बड़ी खबर यह रही कि महीनों तक बने सस्पेंस पर आज विराम लग गया। जी हां, वो विराम ये कि अखिलेश यादव अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। कुछ महीने पहले अखिलेश यादव ने लगभग ये ऐलान कर दिया था कि कन्नौज से वही चुनाव मैदान में होंगे। वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने कन्नौज को लेकर पूरी तैयारी भी कर ली थी।
लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने औपचारिक ऐलान कर दिया कि पार्टी के प्रत्याशी अब तेज प्रताप यादव होंगे। जी हां, तेज प्रताप यादव को जान लीजिए। तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के रिश्ते में भतीजे लगते हैं। मुलायम सिंह के बड़े भाई के वो पोते हैं। और तेज प्रताप यादव का एक दूसरा परिचय ये है कि वो लालू यादव यानी कि बिहार के जो सबसे बड़े कह सकते हैं इस वक्त भी नेता हैं, उनके सगे दामाद हैं। तो दोनों यादव परिवार का रिश्ता भी कुछ ऐसा है, तेजस्वी यादव के सगे बहनोई है। तो अब अखिलेश यादव ने अपनी सबसे पसंदीदा सीट उन्होंने तेज प्रताप यादव को दे दी है, यानी कन्नौज की सीट। और कन्नौज की सीट से अखिलेश यादव का जो रिश्ता है वो बहुत ही भावनात्मक रिश्ता है। यानी कि अगर अखिलेश यादव को कोई एक सीट चुनने को मिले तो वो उनके लिए कन्नौज ही होगी। अखिलेश यादव के इत्र की इस नगरी के रिश्ते की कई कहानियां हैं। बीजेपी भी अखिलेश यादव पर इस कन्नौज को लेकर बहुत गंभीर से गंभीर आरोप लगाती रही है, अपने कार्यकर्ताओं के मौत का, हत्या का। खैर, ये बातें पहले की हैं, लेकिन आज ये बात साफ हो गई कि अब अखिलेश यादव तो नहीं लड़ रहे, लेकिन अखिलेश यादव की सबसे प्रिय सीट पर उनके भतीजे तेज प्रताप लड़ेंगे। इसकी चर्चा कुछ वक्त पहले से चल रही थी। अखिलेश यादव पहले चाहते थे कि जब आजम खान ने वहां चुनाव लड़ने से मना कर दिया था तो उस सीट पर तेज प्रताप यादव को, यानी कि रामपुर की सीट पर तेज प्रताप यादव को लड़ाया जाए, लेकिन वहां बवाल मच गया आखिरी वक्त में। ऐसे में वहां से तेज प्रताप यादव के नाम को बैक ट्रैक करना पड़ा था और उसकी भरपाई कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने अपनी सीट देकर, यानी कि कन्नौज की सीट तेज प्रताप यादव को देकर की है। तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं और डिंपल यादव के साथ लगातार साय की तरह उनके कैंपेन में लगे हुए हैं। कहा जाता है कि वो डिंपल यादव भी उन्हें बहुत मानती हैं और अखिलेश यादव भी उन्हें बहुत मानते हैं। ऐसे में ये सीट अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव को दे दी है। हालांकि अब ये लड़ाई, चूंकि अखिलेश यादव खुद लड़ते तो ये लड़ाई बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होती, या यूं कहें ये समाजवादी पार्टी की सीट मान ली जाती कि अखिलेश यादव इस बार यहां से जीतेंगे। लेकिन अब जबकि तेज प्रताप यादव यहां आ गए हैं तो ये लड़ाई अच्छी लड़ाई में तब्दील होगी। यानी कि बीजेपी से जो कैंडिडेट हैं वो और समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, दोनों के बीच लड़ाई अच्छी होगी। दूसरी तरफ आज अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र यादव से ये पूछ लिया गया कि अखिलेश यादव ने तो अपनी सीट दे दी, वो क्या करेंगे। सुनिए धर्मेंद्र यादव ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं जीत तो रहा हूं, लेकिन ये सीट अखिलेश यादव की है और जीतने के बाद अगर अखिलेश भैया को मन करेगा तो फिर मैं ये सीट छोड़ दूंगा। इसका क्या पॉलिटिकल असर होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन परिवार में आज ये एक और सीट बट गई। पहले आप धर्मेंद्र यादव के इस बयान को सुन लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में इतना ही कह सकता हूं, पूरे समाजवादी पार्टी के सभी उम्मीदवार या इंडिया गठबंधन के उत्तर प्रदेश के उम्मीदवार उनकी ताकत पर, उनके चेहरे पर और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी के भी चेहरे पर मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो जहां से चाहें, मैंने ऑन एयर कई बार कहा, आज मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ना चाहें आज, तो मैं आज भी कहता हूं कि आजमगढ़ आके लड़े वो। तो आपने सुना, लेकिन एक बात और साफ हो गई कि यादव परिवार से जो टिकट की संख्या है बढ़ गई। धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, डिंपल यादव, अक्षय यादव और देखा जाए तो आदित्य यादव, ये जो दूसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी है, दूसरी और तीसरी पीढ़ी, ये अब पूरे के पूरे इस मुलायम सिंह यादव परिवार को अब डोमिनेट कर रही है और कम से कम 5 लोग इस बार चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। अगर देखें तो शिवपाल यादव विधायक हैं, अखिलेश यादव नेता विपक्ष हैं और राम गोपाल यादव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और साथ साथ राज्यसभा के सदस्य हैं। तो फिलहाल पार्टी के भीतर जितने भी चेहरे हैं वो लगभग चुनाव में उतारे जा चुके हैं। और दूसरी बात यह भी है कि पार्टी के अलावा दूसरा कोई यादव चेहरा अभी तक समाजवादी पार्टी ने नहीं उतारा है। तो परिवारवाद का जो आरोप है उस पर अब सपा को जवाब देना होगा। अब अगली खबर, और आखिर में हम बात कर लेते हैं बलिया की। जी हां, बलिया से भी आज समाजवादी पार्टी ने जो अपना कैंडिडेट उतारा है
वो हैं सनातन पांडे। सनातन पांडे पुराने समाजवादी नेता हैं, विधायक रह चुके हैं और पिछली बार उन्होंने बीजेपी को चुनाव में लगभग हरा दिया था। वीरेंद्र सिंह मस्त से उनका चुनाव हुआ था और सिर्फ 2000 वोटों से वीरेंद्र सिंह मस्त हारे थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटा और उसकी जगह नीरज शेखर, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं, उन्हें टिकट बीजेपी ने दिया है। वैसे नीरज शेखर भी समाजवादी पार्टी के चेहरे रहे हैं। चंद्रशेखर के बाद 2 बार उन्होंने समाजवादी पार्टी की टिकट पर बलिया की सीट जीती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से वो न सिर्फ बीजेपी में हैं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के करीबी भी हैं। तो सनातन पांडे पिछली बार जब सपा के टिकट से लड़े थे तो जीतते जीतते ये चुनाव हार गए थे। मात्र 2000 से लोकसभा की सीट हारना अपने आप में ऐसी सीट होती है जिसे फोटो फिनिश कहा जा सकता है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर सनातन पांडे पर दांव लगाया है। वो ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं और बलिया को लेकर हमेशा से ये कहावत है बागी बलिया के बारे में कि वो सीट राजपूतों और ठाकुरों की है। अभी तक 18 बार वहां से ठाकुर सांसद हुए हैं, जिसमें कि 8 बार अकेले पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने उस सीट को जीती थी। लेकिन इन दो बिरादरियों के बीच सियासी वर्चस्व हमेशा रहा है, यानी कि अगर ठाकुरों ने एक तरफ वोट किया है तो ब्राह्मणों ने दूसरी तरफ। अब इस बार ये चुनाव फिर से दिलचस्प होगा, लेकिन वीरेंद्र सिंह मस्त के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो बीजेपी ने खत्म कर दिया है। नीरज शेखर को उतारने के बाद ये लड़ाई अब बीजेपी के लिए उतनी डिफिकल्ट नहीं दिखाई देती जितना अगर वीरेंद्र सिंह मस्त होते तब होता। लेकिन अखिलेश यादव ने एक बार फिर सनातन पांडे पर दांव लगाकर इस चुनाव को रोचक बना दिया है और देखना है कि बागी बलिया की इस धरती से आखिर जीतता कौन है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।